चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हजारों साल पहले खो गई थी। हम इसके सुरागों को जोड़ेंगे एक जासूस की तरह, और हमारी ये पड़ताल शुरू होगी उसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज से। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक कोल्ड केस है जो लगभग 4,500 साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े मिट्टी में दफन हैं, और पुरातत्ववेत्ता वो जासूस हैं जो इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सबूत ये है हड़प्पा की मोहर। देखने में छोटी सी है, एक खास पत्थर सेल खड़ी से बनी हुई। इस पर खूबसूरत जानवरों के चित्र हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ लिखा है। कुछ ऐसे चिन्ह हैं, एक ऐसी लिपि जिसे आज तक इतने सालों बाद भी कोई पढ़ नहीं पाया है। और यही यही इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए इस मुहर से ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये छोटी सी चीज हमें इस विशाल सभ्यता के बारे में क्या बता सकती है और क्या नहीं बता सकती? तो ये है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम हड़प्पा शहर पे पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसके अवशेष वहीं मिले थे। और हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, इसका सुनहरा दौर वो शुरू हुआ था लगभग 2600 ईसा पूर्व में। एक छोटी सी मुहर से अब हम एक बड़े पैमाने पर चलते हैं। एक ऐसी खोज जिसने सबको हैरान कर दिया था। इनके नियोजित शहर, ये सिर्फ गांव या कस्बे नहीं थे, ये उस जमाने के आधुनिक महानगर थे। जरा सोचिए, आज हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कंप्यूटर से बने डिजाइन हैं, लेकिन उन लोगों ने बिना इन सब चीजों के हजारों लोगों के लिए पूरे के पूरे शहर कैसे बना दिए? मोहनजोदड़ो जैसी जगह, ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार ही था। और जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें योजना के कमाल के सबूत मिले। देखिए, शहर साफ साफ दो हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा दुर्ग शायद शासकों के लिए, और नीचे आम लोगों का निचला शहर। सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में थीं, जैसे आजकल के शहरों में होती हैं। और सबसे कमाल की बात, ईंटें हर जगह, हर शहर में एक ही मानक आकार की ईंटें इस्तेमाल हुई थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये उच्च स्तरीय योजना थी। और ये संख्या सोचिए, सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं थे। इसका मतलब हर कुछ घरों के लिए अपना एक कुआं। ये उनके जल प्रबंधन प्रणाली का सबूत है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शहर के हर हिस्से में साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो। पानी लाना ही नहीं, गंदे पानी को निकालना भी उन्हें खूब आता था। उनकी जल निकासी प्रणाली ने तो शुरुआती पुरातत्वविदों को भी हैरान कर दिया था। अर्नेस्ट मैके ने तो इसे उस वक्त तक खोजी गई सबसे बेहतरीन प्राचीन प्रणाली कहा था। सोचिए, ढकी हुई नालियां जो सड़कों के नीचे से गुजरती थीं, हर घर उससे जुड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ है कि साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य उनके लिए कितने अहम थे। तो शहर तो कमाल के थे, लेकिन इन शहरों में रहता कौन था, उनकी जिंदगी कैसी थी? अब हम शहर की दीवारों से निकलकर उनके लोगों, उनके काम और उनके व्यापार को समझने की कोशिश करेंगे। अब किसी प्राचीन समाज में अमीर गरीब का फर्क कैसे पता लगाएं? पुरातत्वविद एक सरल तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो मिली हुई चीजों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक, आम इस्तेमाल की चीजें, जैसे मिट्टी के बर्तन, चक्की, जो हर घर में मिलती हैं। और दूसरी, विलासिता की वस्तुएं, जो महंगी, दुर्लभ चीजों से बनी हों, जैसे फायंस, एक खास सामग्री, इसके बने बर्तन या सोने के जेवर। और ये विलासिता की चीजें अक्सर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वहां एक अमीर तबका भी रहता था। ये लोग गजब के कारीगर थे। उनके बनाए मनके, मोहरें, औजार सब बेमिसाल हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, जिन चीजों से सब बनता था, जैसे अनमोल पत्थर या तांबा, वो उनके इलाके में सिंधु घाटी में मिलता ही नहीं था। तो फिर वो क्या करते थे? जवाब है व्यापार। उन्होंने एक जबरदस्त व्यापार नेटवर्क बनाया। जरूरत का सामान दूर दूर से लाते थे। सोचिए, समुद्री शंख गुजरात के तटों से आ रहा है, नीला लाजवर्द पत्थर सीधा अफगानिस्तान से, और तांबा राजस्थान और शायद ओमान से भी आ रहा था। ये एक प्राचीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला थी। और इसका सबूत सिर्फ हड़प्पा स्थलों पर नहीं मिलता। उस समय की एक और बड़ी सभ्यता थी मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है। उनके लिखे हुए ग्रंथों में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि मेलुहा हड़प्पा का इलाका ही था। और इतना ही नहीं, हमें मेसोपोटामिया और ओमान में हड़प्पा की मोहरें, उनके मनके और बर्तन भी मिले हैं। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पक्का सबूत है। तो उनके पास नियोजित शहर थे, दूर तक फैला व्यापार था, एक समृद्ध संस्कृति थी, सब कुछ सही चल रहा था। और फिर अचानक
सब खत्म हो गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ रहस्य है, उनका अंत। आखिर 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ क्या? इतनी उन्नत सभ्यता, इतने सारे लोग आखिर गए कहां? ये सवाल आज भी विशेषज्ञों को परेशान करता है। तो इस अनसुलझे मामले के संदिग्ध कौन हैं? कोई एक आसान जवाब नहीं है, लेकिन ज्यादातर आशंकाएं पर्यावरण की तरफ इशारा करती हैं। पहला संदिग्ध जलवायु परिवर्तन। हो सकता है बारिश कम हो गई हो, सूखा पड़ने लगा हो। दूसरा, नदियों का रुख बदलना। सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियां शायद सूख गईं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। एक और सिद्धांत है वनों की कटाई या हद से ज्यादा बाढ़ का, मतलब प्रकृति ही उनके पतन का कारण बनी। और इस पतन के सबूत भी खुदाई में साफ दिखते हैं। 1900 ईसा पूर्व के बाद अचानक से वो खास मोहरें और मानक आकार के बाट मिलने बंद हो जाते हैं। लिखावट गायब हो जाती है। बड़े बड़े शहर खाली होने लगते हैं। लोग छोटे छोटे गांवों में एक अलग तरह का, शायद ज्यादा सरल जीवन जीने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस पूरी सभ्यता का सिस्टम ही ढह गया हो। हजारों साल तक ये पूरी सभ्यता मिट्टी के नीचे दफन रही, भुला दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है इसे फिर से ढूंढने की कहानी, और कैसे आज का आधुनिक विज्ञान इसके राज खोल रहा है। इस खोज के प्रभाव को इस तरह समझिए। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ब्रिटिश पुरातत्वविदों को हड़प्पा से कुछ मोहरें तो मिलीं, पर वो समझ ही नहीं पाए कि ये कितनी पुरानी है। उन्हें लगा भारत का इतिहास गंगा घाटी के शहरों से शुरू होता है। लेकिन फिर आया साल 1924। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि हमने एक नई, प्राचीन सभ्यता खोज ली है। इस एक घोषणा ने भारत के इतिहास को 1000 साल और पीछे धकेल दिया। एक झटके में सब कुछ बदल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जांच आज भी जारी है, और अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जिसके बारे में जॉन मार्शल ने सोचा भी नहीं होगा। और इस तकनीक से हमें कुछ पुराने सवालों के नए नए जवाब मिल रहे हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर है प्राचीन डीएनए का अध्ययन। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों से जब डीएनए निकाला गया तो कमाल की बातें सामने आईं। पहली बात, ये लोग बाहर से नहीं आए थे, ये यहीं के मूल निवासी थे। इससे वो आक्रमण वाली थ्योरी तो बिल्कुल खारिज हो जाती है। दूसरी और सबसे दिलचस्प बात, उनका आनुवांशिक लिंक हजारों सालों से दक्षिण एशिया में टूटा नहीं है। उनका डीएनए आज भी इस क्षेत्र के लोगों में पाया जाता है। यहां तक कि उनके चेहरे का जो पुनर्निर्माण किया गया वो भी आज के लोगों से काफी मिलता जुलता है। तो देखा कैसे हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। हमने इतना कुछ जान लिया है, लेकिन सबसे बड़े राज अभी भी मिट्टी में दफन हैं। उनकी उस अनोखी लिखावट का क्या मतलब था? उनके शहर कौन चलाता था? राजा थे या कोई परिषद? और शायद सबसे बड़ा सवाल, जब हम उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हम अनजाने में अपने ही इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना पढ़ रहे हैं? ये वो रहस्य है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त